आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। फतेहपुर की मुख्य घटनाओं के बाद मैं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की कुछ बातों पर आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले फतेहपुर की हलचल है। सुबह मुझे एक खबर मिली कि नगर पालिका परिषद फतेहपुर के क्षेत्र में रानी अवंतीबाई के सामने एक कूड़े कचरे के ढेर में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है और उस आग से उठने वाली धुंध इतनी ज़बरदस्त है कि जिससे क्षेत्रीय निवासियों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। साथियों, ये वही सरकार है जो पर्यावरण बचाने के नाम पर किसानों को अपने खेत में पराली जलाने से रोकती है। पराली जलाने पर उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाता है, जुर्माना किया जाता है, लेकिन खास नगर पालिका परिषद फतेहपुर के क्षेत्र में 3 दिन से ये छाया हुआ धुंध पर उसका दिमाग नहीं जाता, न ध्यान जाता है और न उसके जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई की जा रही। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस समय फतेहपुर की है वो है रबी के फसल में गेहूं की सिंचाई का। इस समय चाहे वो रामगंगा हो, निचली गंगा हो, इससे निकली हुई सभी नहरें सूखी पड़ी हुई और बिजली के हालात ये हैं कि 6 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती लगातार की जा रही है, जिससे किसान समय से अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि इस वर्ष सर्दी का मौसम ज़्यादा नहीं पड़ा, जिससे गेहूं की फसल वैसे भी कमज़ोर है और अगर इस समय किसान अपने गेहूं की सिंचाई से वंचित रह जाता है तो निश्चित रूप से गेहूं के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि किसान लगातार परेशान हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि न तो इस संबंध में कोई आवाज़ उठा रहे हैं और न शासन स्तर पर कोई कार्रवाई करवा रहे हैं। मेरा आग्रह है इस जिले के जनप्रतिनिधियों से, सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से कि तत्काल नहरों में पानी छुड़वाया जाए और बिजली की कटौती कम से कम की जाए ताकि किसान अपनी फसलों को समय से सिंचाई कर सके। जो अगली सबसे बड़ी खबर है वो कल आई, जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ को अमृत स्नान के बजाय मृत्यु का स्नान बता दिया। शिवपाल यादव ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की और लालू प्रसाद यादव ने भी। सरकार ने इन टिप्पणियों को सीधा सीधा आस्था से जोड़ दिया और विपक्षी राजनीतिक दलों को सनातन का दुश्मन बता दिया। प्रश्न ये उठता है कि यदि विपक्ष व्यवस्था पर सवाल कर रहा है तो उस पर सत्ता पक्ष आस्था की ढाल क्यों बना रहा है? विपक्ष का ये संवैधानिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी कि वो किसी आयोजन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर सके और शासन की जिम्मेदारी थी कि विपक्ष द्वारा उठाए गए व्यवस्था पर सवाल को, यदि वास्तव में व्यवस्थाओं में कोई कमी है तो उस पर सुधार करे और जनता को राहत पहुंचाए। 2-3 उदाहरण सामने हैं। देश का हर आदमी देख रहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, हर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है, कई कई दिन तक हाईवे जाम रहे। ये व्यवस्थाओं का सवाल है और इनको उठाना कहीं से भी किसी की भी आस्था का हनन नहीं करता। विपक्षी राजनीतिकों को भी चाहिए कि वो शालीन तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखें ताकि करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था पर कोई चोट न पहुंचे। साथियों, कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ हुआ।
जैसा कि आशा थी कि सत्र में प्रदेश की जनता की समस्याओं पर चर्चा होगी, जनता की समस्याओं की मांग विपक्ष उठाएगा और सरकार उनके समाधान की कोई घोषणा करेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। जब सत्र शुरू होते ही भाषाओं पर घमासान मच गया और प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए प्रदेश के मुखिया ने उर्दू को कठमुल्लाओं की भाषा बता दी। शायद वो भूल गए कि उनके पूर्व इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे रखा है इस राज्य में। और शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी कि उर्दू का जन्म न पाकिस्तान में हुआ है, न किसी अरबी देश में हुआ है, बल्कि उर्दू भारत की भाषा है। और विशेष रूप से उर्दू का जन्म तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही हुआ है। हमारे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद रहे हों, गीतों के राजकुमार नीरज जी रहे हों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी रहे हों, प्रताप नारायण मिश्रा जी रहे हों, सब ने उर्दू अदब पे लिखा भी है और उर्दू अदब की इज्जत भी करते रहे। केवल यही नहीं कि उर्दू में केवल मुस्लिम साहित्यकारों ने लिखा है, मुस्लिम साहित्यकारों से ज़्यादा हिंदू साहित्यकारों ने उर्दू अदब में लिखे हैं। अवधी भाषा का विकास हो, बुंदेली भाषा का विकास हो, ब्रज भाषा का विकास हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी एक भाषा को किसी धर्म विशेष से, किसी वर्ग विशेष से जोड़ देना निश्चित रूप से उस भाषा का अपमान है और हमारी भावनाओं का भी अपमान है। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को इससे बचना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी जो खबर कल राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनी वो थी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुंभ प्रयागराज के गंगा के लिए गए पानी के नमूनों पर। गंगा के पानी में जो कमियां पाई गई और जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी, उस पर भी हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो केंद्र सरकार के अधीन एक सरकारी संस्था है और उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सरकार को कम से कम ज़रूर अमल करना चाहिए। आज उस रिपोर्ट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनवाई कर रहा है। देखना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आता है। लेकिन यदि वास्तव में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट सही है तो ये निसंदेह प्रयागराज कुंभ में स्नान करने वाले लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए एक गंभीर समस्या है और चिंता का विषय भी। साथियों, आज बस केवल इतना ही। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन निष्पक्ष और निर्भीक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद, आभार आपका।